कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में बढ़त, 60 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 18,300 के ऊपर। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक भर रहे हैं जोश। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में हल्की तेजी। एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी, करीब 1.5% उछला आईटीसी और मैरिको। वहीं आईटी में कमजोरी कायम, सरकारी बैंकों में दूसरे दिन मुनाफ वसूली। पेट्रोल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर जीएसटी घटने से चीनी शेयरों में बहार। राष्ट्रीय शक्ति, सिंभावली शुगर्स 20% दौड़े। डालमिया भारत, पौनी शुगर, धामपुर शुगर भी 10% से ज्यादा ऊपर। यूटीआई एएमसी में 15% की रफ्तार। खबरों के मुताबिक कंपनी में 4 सरकारी कंपनियों की 45% हिस्सा खरीद सकता है टाटा ग्रुप। मनी कंट्रोल के हवाले से खबर। स्ट्रैटेजिक विनिवेश वाली कंपनियों के वैल्यूएशन का तरीका बदलेगी सरकार। इसके लिए सरकार ने वैल्यूएशन कमेटी बनाई। इसी हफ्ते होगी वैल्यूएशन कमेटी की बैठक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल देख लेते हैं। शुरुआत हालांकि हल्की हुई थी बाजार की, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई है और अब एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, लेकिन 18,300 इंटैक्ट है। ऑल्दो जहां खुले थे वहां से तो एक रिकवरी मार्केट में आई ही है, लेकिन डे हाई से वापस थोड़ा सा बाजार ऊपर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को या बाकी इंडाइसेस को, तो सिमिलर रुझान वहां भी है। नीचे खुलने के बाद ऊपर गए और वापस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्के जरूर हुए हैं। निफ्टी बैंक भी अब सिर्फ 31 अंक ऊपर रह गया है। एक समय में हमने 150 अंकों के आसपास की मजबूती देखी थी, तो निफ्टी बैंक का इनफैक्ट बिल्कुल फ्लैट हो चला है इस वक्त के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो चलिए एक बार से संकेत देख लेते हैं फटाफट से विदेशी बाजारों से कैसे हैं, और उसके बाद आज की बड़ी बातें आपको बताएंगे कि अब तक हुआ क्या है बाजार में। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे तो सभी एशियाई बाजार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और चाइना के मार्केट तो स्पेशली फोकस में है। निक्केई 1% नीचे, कॉस्पी 1.25% नीचे, हांगकांग का बाजार 1% नीचे, शंघाई तो इनफैक्ट 2% टूटा हुआ है। अब देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को, तो यहाँ सुस्ती ही है। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 50 अंक ऊपर है, जो परसेंटेज टर्म्स में 0.15% की बढ़त है। नेस्डैक का फ्यूचर 16 अंक ऊपर, जो परसेंटेज टर्म्स में अगेन 0.15% की बढ़त। तो हल्की हल्की बढ़त लेकर कारोबार कर रहे हैं अमेरिका के फ्यूचर्स, लेकिन इसको बहुत डिसाइसिव तेजी या कन्विक्शन तेजी की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में वो देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में बढ़त तो देखने को मिली है, लेकिन अगेन ऊपरी स्तरों से फिसला है। फिलहाल 18,300 इंटैक्ट है निफ्टी पर। मिड कैप्स हों या फिर निफ्टी बैंक हो, ये भी अपनी जो रिकवरी दिखाई थी वो गवा चुके हैं और अब बिल्कुल फ्लैट हो चले हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं। अब सिर्फ 20-25 अंक ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ है। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी है। साथ ही पेपर, इंश्योरेंस, एनबीएफसी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। दबाव कहीं है तो वो आईटी है। एसेंचर के नंबर्स आने के बाद नेगेटिव असर हम आईटी स्टॉक्स पर आते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज इंडेक्स भले ही हिचकोले खा रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी सारे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आंकड़ों पर आज नजर रहेगी। इनफैक्ट एक बार स्टॉक ऑफ द डे आज का आपके सेशन आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही साथ मिड कैप्स का हाल भी दिखाएंगे। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है 32,030 के लेवल्स पर। चलिए पहले मिड कैप्स का ही फटाफट से एक रुझान देख लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से कनेक्ट करके स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे। मिड कैप्स में इंश्योरेंस स्टॉक्स में लगातार तेजी देखी है हमने। 11.5% ऊपर है जीआईसी, री और साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस 7.5% ऊपर है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी बरकरार। एनबीएफसी स्टॉक्स में उछाल, पीएनबी हाउसिंग, इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2 से 3% की मजबूती इन स्टॉक्स में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, प्रिकॉल 8% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन 1.5% ऊपर, रिको ऑटो, महिंद्रा सी ऑटो में भी 2.5%, 4.5% की तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। ऑटो एंसिलरी के बाद शुगर स्टॉक्स देखिए, दालमिया शुगर, धामपुर शुगर, प्रजा हिंदुस्तान, उगर शुगर 8% से लेकर 10% तक की तेजी इन स्टॉक्स में है। डालमिया भारत शुगर की यहाँ बात हो रही है। पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, स्टार पेपर, सही पेपर यहाँ 2 से 3% की तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। आईटी डाउन है और मिड कैप्स में एफएल इंडिया, आरामको सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोल्यूशंस इन गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। चलिए गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशगाबा.com से। उनसे बातचीत करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी पिक्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आज के स्टॉक ऑफ द डे की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज बाजार में हमने देखा है कि यूटीआई एएमसी का स्टॉक काफ़ी चहक रहा है। दरअसल दोनों में ज़ोरदार तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक ऑफ द डे आज का क्यों इतना चला है और साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स में इतनी ज़ोरदार तेज़ी क्यों बनी है, ये दोनों ही
मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन बताइए, शुगर स्टॉक्स काफी समय बाद इनफैक्ट इस तरीके का रिएक्शन हम शुगर स्टॉक्स में देख रहे हैं जहां पर 20% के सर्किट लगे हुए हैं ज्यादातर स्टॉक्स में, और यूटीआई एएमसी भी धमाल मचा रहा है, क्या है कारण? बिल्कुल, सबसे पहले शुगर कंपनियों की बात करते हैं, जहां पेट्रोल में ब्लेंड होने वाले इथेनॉल पे जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी का जो दायरा है वो कम किया है, रेट्स कम किए हैं। इनफैक्ट 18% की जो जीएसटी पहले लगती थी इथेनॉल पे, अब वो 5% कर दी गई है। ऑब्वियसली ये इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप जीएसटी कम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशंस और प्रोजेक्ट वायबिलिटी के हिसाब से जो नई कैपेसिटी आ रही है इनको फ़ायदा होगा। तो क्लियरली सरकार का जो मोटिव है इथेनॉल को बढ़ावा दें, उसी बेसिस पे ये जीएसटी कट किया गया। और जैसे ही अनाउंसमेंट आया, आप देख सकते हैं शुगर स्टॉक्स में बिल्कुल ही 5 से 15% तक की इंट्राडे मूव आती हुई नजर पड़ रही है। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है वो यूटीआई एएमसी, क्योंकि सरकारी कंपनीज जैसे कि पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कुल मिला के 45% होल्ड करती हैं यूटीआई एएमसी में, वो शायद टाटा ग्रुप के साथ बहुत ही जल्द ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टाटा एएमसी जैसे ही यूटीआई को अक्वायर कर देगी तो शायद आपको दोनों कंपनी का मार्केट शेयर नंबर 4 पोजीशन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ही हो सकता है, और ऑब्वियसली जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसके बाद एक ओपन ऑफर भी आ सकता है। तो क्लियरली ये न्यूज के बाद स्टॉक में लगभग 15% का इंट्राडे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए, तो ये है यूटीआई एएमसी का हाल, जहां पर जोरदार तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। शुगर स्टॉक्स में भी एक जोरदार एक्शन हमने आज के सेशन में देखा है। 20% तक के सर्किट पर ये तमाम स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब से इंडेक्स पर राय लेंगे और साथ ही साथ इन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे जिनका जिक्र भी यतिन ने किया है। तो गाबा साहब, पहले तो इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए। एक दायरे में फिलहाल अब ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, निचले स्तरों से रिकवर हुए लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिके भी नहीं, संकेत भी बहुत क्लियर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से। क्या सजेशन इन लेवल से? अब तक तो डाउन है। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। ऐसा है कि जो अपमूव था वो एक रिएक्टिव अपमूव था, तो जितना जाना था वहां चला गया। अब लगता है आज का एग्जॉस्ट हो चुका। अब यू सी द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम, अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहते हैं। आज का एक्सपेंशन लैग हो गया लगता है। हाँ, अगर आज का हाई पार कर लेता तो फिर कुछ होप है वहां पर, और जब तक हाई का पार नहीं करता तब तक हम मानेंगे कि रिएक्शन था। सेम केस वैसा ही निफ्टी बैंक में भी है। एक करंट ऑन द वे डाउन, एक डबल टॉप बना है, साइन ऑफ वीकनेस तो और लोअर लेवल देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, चलिए, तो इंडेक्स को अवॉइड ही करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे हैं गाबा साहब, क्योंकि काफी पॉकेट्स है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। आपने कौन से ट्रेड्स निकाले हैं? मुझे डाबर अच्छा लगता है। डाबर अभी ट्रेड कर रहा है करीब 586 पर। यहाँ पर लगता है कि एक अपमूव मिल सकता है। ऐसा कुछ होता है तो पॉसिबल है कि 595 जोन देखने को मिल सकता है डाबर में। स्टॉप होगा 580 का डाबर। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पर तेजी नजर आती है। पॉसिबल है कि अभी 2282 है तो 2300 2320 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 2265 का एचडीएफसी एएमसी। ओके, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह। डे हाई पर कर रहा है ट्रेड 2281 के लेवल्स पर। इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने 14 राज्यों में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। क्या आपको 5G के सिग्नल मिल रहे हैं? लेकिन किस कंपनी के किस राज्य में कितने टावर लगाए गए हैं, बताने के लिए असीम मंचुंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए, प्रोग्रेस जो हुई है 5G सर्विसेज की सिंस 1 अक्टूबर, वो कैसी रही है असीम? और अभी फिलहाल किन किन शहरों में, राज्यों में सर्विसेज मिल रही हैं? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 अक्टूबर से देश में 5G सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी है। अब 14 राज्यों के 50 शहरों के अंदर 5G सर्विसेज जो है मिलने लगी है। लेकिन अगर मैं रोल आउट की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियां हर हफ्ते 2500 बेस स्टेशन जो है वो लगा रही है। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 21,000 बेस स्टेशन जो है वो लगा लिए हैं। इसमें से जो भारतीय एयरटेल है उसने करीबन 3,000 के आसपास के 3,293 बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं, जबकि जो रिलायंस जो है उसने 17,687 बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं। तो सबसे ज्यादा बेस स्टेशन जो है वो दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। रिलायंस जो ने
4,981 बेस स्टेशन लगाए हैं, जबकि जो एयरटेल है उसने करीबन 238 के आसपास बेस स्टेशन जो है वो लगाए हैं। तो इसी तरह अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पर 3362 बेस स्टेशन जो है वो राज्यों की तरफ से लगाए गए हैं, जबकि एयरटेल है उसने करीबन 679 बेस स्टेशन जो है वो लगाए। तो कुल मिलाकर के टेलीकॉम कंपनी अब इन सर्किल्स के अंदर अपनी 5G सर्विसेज का रोल आउट करने की तैयारी जो है वो करिए। लेकिन अगर मैं दोनों कंपनियों के कंपैरिजन की बात करूं तो रिलायंस जो है वो काफी तेजी से बेस स्टेशन जो है वो लगा रही है। तो अभी तक उसका जो नेटवर्क है वो करीबन 6 गुना जो है भारतीय एयरटेल से बढ़ा। लेकिन अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया ने अभी एक भी जगह पर अपनी 5G सर्विसेज जो है शुरू नहीं की है। कंपनी अभी भी इंतजार कर रही है कि वो कब सरकार उसमें इक्विटी लेगी और उसके बाद कब वो सर्विस जो है शुरू करेगी। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां जो है काफी तेजी से 5G बेस स्टेशन लगाने में प्रोग्रेस जो है वो कर रही है। ओके, शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो कंपनी ने अब तक 21,000 टावर लगाए हैं और ये प्रोसेस आगे भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ शहरों में सर्विसेज मिलना शुरू भी हुई हैं और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल आपको 833 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा 11 रुपए की बढ़त के साथ। काफी समय से ये स्टॉक भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बाकी वोडाफोन आइडिया का हाल तो आपके सामने ही है, 8 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए, तो टेलीकॉम स्टॉक्स की बात हुई और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे और सुमित भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास रिसर्च के साथ ब्रेक के उस पार। तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कि कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर
एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल खाने पीने के मामले में हिंदुस्तानियों का जवाब नहीं है और दिल खोलकर एंजॉय करता है इंडिया। 2022 की सिनेमा फूड रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा करती है। तो चलते हैं सुमित के पास और जानते हैं कि उनके पास ये इंटरेस्टिंग डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बताइए सुमित। देखिए, एक आइनॉक्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट उन्होंने जारी की है और फूड हैबिट्स को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। किस तरह का एक यूनिक कंजम्पशन इंडियन मल्टीप्लेक्सेस के अंदर देखने को मिला है। तो कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले आइनॉक्स करीब 400 स्क्रीन्स और मोर लेस मल्टीप्लेक्स कंपनियों की 30% के आसपास की जो आय होती है वो आती है फूड एंड बेवरेजेस F&B स्पेस से। अच्छा, इसको और फर्दर सेग्रीगेट करें तो करीब 7 करोड़ के आसपास के टिकट्स इस ड्यूरेशन में 2022 की ड्यूरेशन में बिकते हुए दिखाई पड़े हैं। और अब आएगा आपके सामने कंजम्पशन किस तरह का रहा। तो सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा कंजम्पशन रहा पॉपकॉर्न का, करीब 863 टन 2022 में आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर जो पॉपकॉर्न है वो कंज्यूम किया गया, जो खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। मुंबई में ही अकेले करीब 29 शहर जो हैं उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न कंजम्पशन जो है वो मुंबई में ही होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा करीब 19.5 लाख समोसों का कंजम्पशन जो है वो इस 2022 के दौरान हमने होता हुआ देखा है आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों में ये कुछ और ऑप्शंस जो आपके सामने रहते हैं आमतौर पर, करीब 5.25 लाख सैंडविचेस कंज्यूम हुए 2022 में सिर्फ आइनॉक्स के अंदर। बर्गर में करीब 3.25 लाख बर्गर, पिज्जा में करीब 2.25 लाख पिज्जाज और फ्राइज में करीब 82 टन फ्राइज कंज्यूम हुई हैं आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्सेस के अंदर सन 2022 के अंदर। इनफैक्ट 38 लाख लीटर कोक एंड स्प्राइट का कंजम्पशन भी हुआ है। अगर आप इनको और आंकड़ों में देखा जाए तो करीब 1.5 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं इन कोक और स्प्राइट से। तो इस तरह का कंजम्पशन सिर्फ कोक और स्प्राइट का 2022 में आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें से सिर्फ 3.5 लाख लीटर जो है वो कोलकाता में ही कंज्यूम होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा चाय और कॉफी में करीब 20 लाख कप चाय और कॉफी का कंजम्पशन हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि थिएटर्स में आमतौर पर 4.5 गुना ज्यादा कॉफी पी गई है एवरेज। वैसे भी 300 ग्राम के आसपास का एक पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया का, और उसके सामने 4.5 गुना ज्यादा कॉफी कंजम्पशन आपने देखा है थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग पार्ट, डोनट्स, जो भी कंपनी ने डोनट्स बेचे हैं उस डोनट्स का 75% हिस्सा वो अकेले चेन्नई में ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चेन्नई वालों को जो स्वीट टूथ है वो किस तरह का है, जिसकी वजह से 75% डोनट्स का कंजम्पशन सिर्फ अकेले चेन्नई में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट 2022 के अंत तक आते आते आइनॉक्स ने इशू की है और उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का मासिव कंजम्पशन हम थिएटर्स में करते हैं और किस तरह का फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट करती हैं इस तरह के कंजम्पशन के साथ। शुक्रिया सुमित। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है और किस रीजन में, ज्योग्राफी में कहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है वो बताया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि फास्ट फूड खाने वालों की जो लिस्ट है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, यहाँ ये लोग बहुत खाना पसंद करते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हेल्थ इज़ वेल्थ।
लेकिन हाँ, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके साथ अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच हो रहा है। और पिछले 3 हफ्ते के विनर्स हैं जिनके बीच में मुकाबला चल रहा है, तो ये मंथली विनर की अनाउंसमेंट इस हफ्ते के एंड में होगी। अब अपडेट्स लेकर आते हैं। प्रॉफिट्स बुक किए जीआईसीएम प्रशांत सावंत ने 225 के इनके टारगेट थे, लेकिन 187.50 पैसे पर इन्होंने एग्जिट कर लिया है अपने इस ट्रेड से। तो ये एक अपडेट पोर्टफोलियो से। इसके अलावा प्रशांत सावंत ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से भी एग्जिट किया है। 160 के ऑल दो टारगेट्स थे, बट इन्होंने पोजीशन से एग्जिट किया है 143.9 के लेवल्स पर। ऑलमोस्ट 144 पर इन्होंने एग्जिट की पोजीशन ली है। हुड को एक ट्रेड है जहां से प्रशांत सावंत ने एग्जिट किया है। यहां भी इनकी बाय ट्रेड थी 68 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 58.8 पर इन्होंने इस पोजीशन से एग्जिट कर लिया है। तो ये एक और अपडेट। तो 3 ट्रेड्स, तीनों से प्रॉफिट्स को बुक किया है प्रशांत सावंत ने। अब नए ट्रेड्स लेकर आते हैं। प्रशांत सावंत ने ऐड किया श्री रेणुका शुगर, 75 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह दी है। शुगर में मोमेंटम है भी, श्री रेणुका शुगर में अभी भी उनको स्कोप नजर आ रहा है तेजी का। तो 75 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है प्रशांत सावंत की ओर से श्री रेणुका शुगर्स में। तो ये एक अपडेट है अब तक के पोर्टफोलियो में। साथ ही प्रशांत सावंत ने ऐड किया है कैनरा बैंक को बाय करने की। यहाँ पर इनफैक्ट इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 314 रुपये 7 पैसे पर, और 335 के इनके टारगेट थे। तो कैनरा बैंक एक और ट्रेड है जहां से उन्होंने पोजीशन को एग्जिट किया है। तो ये है अब तक का अपडेट। और साथ ही मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। जे के पेपर में इन्होंने बाय कॉल दी थी, एग्जिट कर लिया है 428.5 के लेवल्स पर। 460 कॉल दो इनके टारगेट्स थे। तो ये एक अपडेट है मेहुल के पोर्टफोलियो से। साथ ही मेहुल के पोर्टफोलियो महिंद्रा सीआई ऑटो, इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किया 338 के लेवल्स पर, ऑल दो इनके टारगेट 380 के आसपास के थे। तो ये मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो से एक अपडेट है। मेहुल कोठारी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यहां बाय करने की सलाह दी है 91 के टारगेट के लिए, 82 का स्टॉप लॉस। तो एक नया ट्रेड है मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो में, इसे आप नोट कर लीजिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। साथ ही मेहुल ने एक ऐड किया है ट्रेड पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक, 508 के टारगेट्स के लिए खरीदिए, 458 का स्टॉप लॉस रखिए। फिलहाल 487 पर कर रहा है ट्रेड। तो ये एक नया ट्रेड है मेहुल के पोर्टफोलियो से, पॉलिसी बाजार। 2 ट्रेड्स ऐड किए हैं दरअसल मेहुल ने। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। हफ्ते का पहला दिन ही है, लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 5% रिटर्न के साथ। मेहुल का पोर्टफोलियो 2.5% रिटर्न दे रहा है, और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 0.43% रिटर्न दे रहा है नेगेटिव फ्रंट पे। तो ये है अब तक की अपडेट। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में आज बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ श्रीकांत नडेला से। नमस्कार।